ये आदमी अपने हाथ में एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता लेकर अपनी पहली डेट पर जाने वाला है, लेकिन अगले ही पल वो नाली का ढक्कन खोल देता है। बिना कोई झिझक वो अपना हाथ अंदर डाल देता है, लेकिन चिंता मत करो, अंदर कोई खजाना नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी फंसी हुई आवारा बिल्ली है। वो आधा भीतर घुस जाता है और काफी मशक्कत करने के बाद उस गरीब बिल्ली के बच्चे को बाहर निकाल लेता है। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसकी डेट का समय हो चुका है। घबराहट में वो उस बिल्ली के बच्चे को पास खड़ी एक लड़की को पकड़ाता है और जल्दी से वहाँ से भागता है। रास्ते में वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अपनी होने वाली पत्नी से उसकी पहली मुलाकात सिर्फ एक झलक तक ही सीमित रह जाती है। आखिरकार वो अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंच जाता है, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। उसके कपड़ों से अजीब सी बदबू आने लगती है। गर्लफ्रेंड चिढ़ जाती है और वो बेबस होकर बताता है कि उसने अभी अभी एक बिल्ली को गटर से निकाला है। ये सुनकर लड़की प्रभावित तो होती है, लेकिन फिर भी उसे छोड़कर चल देती है। उदास होकर वो अकेला बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। तभी उसकी नजर एक सॉफ्ट टॉय पर पड़ती है और बिना किसी वजह के वो और ज्यादा चिढ़ जाता है। उधर एक दूसरी लड़की को अपनी दोस्त के साथ हो रहे अन्याय के बारे में पता चलता है और वो तुरंत टेरेस की ओर भागती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे एक पल के लिए सांस रुकती सी महसूस होती है। तभी एक छोटा सा गैंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक को शानदार फिल्मी अंदाज में लात मारकर गिरा देती है। फिर एक गर्ल गैंग आती है जो काफी खतरनाक लगती है, लेकिन वो बिना झिझक सभी को पटक देती है। यहाँ तक कि गैंग का बॉस भी बुरी तरह पिट जाता है। टेरेस से नीचे उतरने के बाद वो और उसकी दोस्त सेलिब्रेट करने बाहर जाते हैं, लेकिन उनका मूड तब खराब हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके स्नैक्स गायब हैं। उसी समय दिल टूटा हुआ वही लड़का उस सॉफ्ट टॉय को लेकर वहाँ आ जाता है। लड़कियों में से एक उसे देखते ही खुद को रोक नहीं पाती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन तभी वो लड़का सॉफ्ट टॉय को डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिला रहा था। उसकी मासूमियत देखकर लड़कियों को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वे अपनी सबसे खूबसूरत दोस्त को उसके पास भेजती हैं ताकि उन्हें एक खास पल मिल सके, लेकिन लड़का असहज महसूस करता है और भागने की कोशिश करता है। लड़की उसे रोकती है और उससे खास ब्रांड के स्नैक्स के 3 पैकेट लाने का अनुरोध करती है, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है। फिर वो प्यारे से अंदाज में दोबारा कहती है और उसकी मासूमियत देखकर लड़का मान जाता है, लेकिन स्नैक्स लाने की बजाय वो सिर्फ एक पैकेट कैंडी का लेकर आता है। जाने से पहले वो उन्हें सलाह देता है कि वो बेकार चीजों में समय ना गवाएं और अपनी जवानी का पूरा फायदा उठाए। उसकी बात सुनकर लड़की बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर पूरी ड्रामेटिक स्टाइल में वो दौड़कर उसके सामने कूद जाती है। बिना 2 बार सोचे वो उसे किस कर देती है। लड़का हैरान रह जाता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जाते जाते वो उसे एक फ्लाइंग किस भी दे देती है। सच बताओ, कितने लड़के ऐसे फ्लर्ट को संभाल सकते हैं? 3 साल बाद वो लड़का अब एक कन्वीनियंस स्टोर का मालिक बन चुका है, लेकिन समस्या ये है कि वो इतना हैंडसम है कि लड़कियां सिर्फ उसे देखने आती हैं, कुछ खरीदती नहीं। इसी वजह से उसका बिजनेस घाटे में चल रहा है और दुकान में सिर्फ एक्सपायरी प्रोडक्ट्स बचे हैं। ऊपर से उसका पिता बीमार है और वो सब कुछ अकेले संभाल रहा है। मेहनत के बावजूद दुकान चलाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक रात थककर वो टेबल पर ही सो जाता है। तभी एक खूबसूरत लड़की उसकी दुकान के सामने रुकती है। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होती है। वो अंदर आती है और काउंटर पर टेबल बजाती है। लड़का घबरा कर उठता है और जैसे ही वो उसे देखता है दंग रह जाता है। उसकी खूबसूरती उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। फिर लड़की कहती है, मैं स्टोर असिस्टेंट की नौकरी के लिए आई हूँ। लड़का तुरंत होश में आता है और बिना सोचे समझे उसे वेलकम करने के लिए एक ड्रिंक निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो वेलकमिंग जोन में जाता है उसके सीने में तेज दर्द होता है और तभी उसे याद आता है ये वही लड़की है जिसने 3 साल पहले उसे किस किया था। ये समझते ही डैक्सिन घबरा जाता है। इससे भी बुरा, उसे पता ही नहीं चलता कि जिंग जिंग उसके ठीक पीछे खड़ी है। जब वो उसे देखता है तो सोचता है कि क्या उसे भी उसके बारे में याद है। वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि वो इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब इंटरव्यू में शिंग हर सवाल का सही जवाब देती है। डैक्सियन उसे देखता है और उसके चेहरे पर बैड गर्ल जैसा टैग दिखाई देता है। उसी पल वो मन में निर्णय कर लेता है। शिंगजिंग देखती है कि डैक्सियन बहुत थका हुआ है, इसलिए वो उसे थकान दूर करने वाली घर की बनी हर्बल चाय देती है। डैक्सियन चाय को सूंघता है, लेकिन पीने में हिचकिचाता है। जिंगजिंग उसकी झिझक समझकर वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है। जैसे ही वो जाती है, डैक्सियन चाय के कुछ घूंट पी लेता है। चाय असर दिखाती है और वो सो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी नूडल्स खा रहा है और उसकी हमेशा खाली रहने वाली दुकान ग्राहकों से भरी पड़ी है। ये सब शिंगजिंग की वजह से हुआ था, जो अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी, लेकिन डैक्सियन फिर भी उसे स्थायी नौकरी नहीं देना चाहता। तब जिंगजिंग सबके सामने रोना शुरू कर देती है और उसका ड्रामा काम कर जाता है। मजबूर होकर डैक्सियन उसे रख लेता है। अगले दिन जब शिंगजिंग काम पर आती है तो वो अपनी मीठी बातों से डैक्सियन की माँ को प्रभावित कर देती है। डैक्सियन हैरान है क्योंकि शिंगजिंग का व्यवहार 22 साल की छात्रा जैसा बिल्कुल नहीं लगता। उसी दिन एक बूढ़ा आदमी दुकान में पैसे बदलने आता है, लेकिन बाद में डैक्सियन नोटिस करता है कि कैश रजिस्टर से 50,000 वॉन गायब हैं। उसे याद आता है कि जिंगजिंग रजिस्टर के पास कुछ छुपा रही थी और उसकी जेब से पैसे झांकते हुए भी उसने देखे थे। तभी वो दुकान का सीसीटीवी चेक करता है, लेकिन फुटेज में सिर्फ शिंगजिंग की पीठ दिखाई देती है। वो उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। डैक्सियन फिर ऑनलाइन खोज करता है और उसे एक समान केस मिलता है। शिंग के कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए पते का इस्तेमाल करके वो उसके घर तक पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो सोचने लगता है कि शायद जिंगजिंग किसी गैंग से जुड़ी हुई है। खुद को तैयार करने के लिए वो घर के बाहर ही एक्सरसाइज करने लगता है, ये जाने बना कि अंदर बैठे लोग उसे देख रहे हैं। जैसे ही वो डोरबेल दबाता है, अंदर के लोग उसे खींचकर अंदर ले
जाते हैं। डैक्सियन तो सिर्फ अपनी कर्मचारी को ढूंढने आया था, लेकिन गलती से वो पुलिस रेड में फंस जाता है। पुलिस उसे ग्राहक समझकर गिरफ्तार कर लेती है। स्थिति और उलझ जाती है जब अंदर मौजूद औरत का नाम भी शिंग शिंग होता है। पुलिस उसे जमीन पर दबोच लेती है, लेकिन डैक्सियन तुरंत कॉन्ट्रैक्ट निकालकर समझाता है कि वो अपनी कर्मचारी को ढूंढने आया था क्योंकि उसने दुकान से पैसे चुराए थे। ये समझकर कि सब गलतफहमी थी, पुलिस उसे छोड़ देती है। जब डैक्सियन वापस दुकान लौटता है तो पाता है कि चोरी हुई सिगरेट वापस रख दी गई है। शिंग जिंग गर्व से बताती है कि उसने सारी सिगरेट व्यवस्थित कर दी और 3 दुर्लभ हाजी पैक भी ढूंढ निकाले। पैसों की चोरी भी वापस हो चुकी थी। डैक्सियन उलझन में तो होता है पर ज्यादा सवाल नहीं करता। तभी एक महिला पुलिस अधिकारी दुकान के सामने से गुजरती है और पूछती है कि क्या उसे वो चोर कर्मचारी मिल गई। शिंग जिंग ये सुन लेती है और समझ जाती है कि उसे चोर कहा जा रहा है। गुस्से में वो दुकान से बाहर निकल जाती है। डैक्सियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग जिंग बताती है कि उसकी आंटी को पैसे की जरूरत थी और वो खुद ही सब समझा देती। वो कहती है कि डैक्सियन ने उसे बिना सच्चाई जाने जज कर लिया और फिर चली जाती है। डैक्सियन वहीं खड़ा उसे समझने की कोशिश करता रह जाता है। उस रात डैक्सियन शिंग जिंग के घर जाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। अगले दिन जब शिंग जिंग वापस दुकान आती है, डैक्सियन तुरंत उसके लिए बीफ बेंटो बॉक्स लाता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। उसे सफाई करते देखकर डैक्सियन उसका कपड़ा छीन लेता है और कहता है, मैं दुनिया का सबसे अच्छा माइक्रोवेव क्लीनर हूँ। फिर वो कॉफी मशीन भी साफ कर देता है। सारी सफाई करने के बाद वो देखकर परेशान हो जाता है कि शिंग जिंग तो फोन पर ही व्यस्त है। तंग आकर वो ऊंची आवाज में कहता है, शिंग जिंग, ताकि उसका ध्यान खींच सके। आखिर वो माफी मांगता है, आज जो भी हुआ सब मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। उसी दिन डैक्सियन अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाता है, लेकिन वो काम का बहाना बनाकर मना कर देती है। डैक्सियन निराश होता है पर कहता है, ठीक है, बस तुम्हें देख लेना ही काफी है। रात को वो बेसब्री से शिंग की शिफ्ट खत्म होने का इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही शिंग अंदर आती है उसे तेज परफ्यूम की खुशबू आती है। वो सोचती है कि शायद डैक्सियन ने उसके लिए परफ्यूम लगाया है, लेकिन वो आराम से कह देता है, अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड की खुशबू है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और बिना और बात किए शिफ्ट खत्म होते ही जल्दी से निकल जाता है। जब वो होटल पहुँचता है, डैक्सियन खुश होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर पाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड उसे पता चलता है कि वो होटल नहीं बल्कि जिम ले आई है। वो अजीब सी मुस्कान देता है, समझते हुए कि उसने ज्यादा सोचा था। उसकी गर्लफ्रेंड समझ जाती है और कहती है, अगर तुम्हारी स्टैमिना नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए वर्कआउट करो। ये सुनकर डैक्सियन पूरी ताकत से साइकिल चलाने लगता है। तभी उसके फोन पर शिंग शिंग का मैसेज आता है, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है। वो पूछती है, किसे इतना खुश होकर टेक्स्ट कर रहे हो? डैक्सियन आराम से कहता है, वो दुकान की पार्ट टाइमर है। तभी उसका दोस्त महा कॉल करता है और बताता है कि शिंग जिंग और उसकी बेस्ट फ्रेंड दुकान में पार्टी कर रही है। डैक्सियन तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि उसे जरूरी काम है और वो दुकान की ओर भागता है। गर्लफ्रेंड झुंझलाकर कहती है, हम वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन डैक्सियन बस जवाब देता है, मैं तो पहले ही बहुत पसीना बहा चुका हूँ, और बिना और कुछ कहे भाग जाता है। दुकान पहुंचकर वो देखता है कि शिंग शिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने शेखी बघार रही है। स्टोर मैनेजर सारी छोटी मोटी सफाई करता है और हम जो चाहे खा सकते हैं। उसकी दोस्त बहुत प्रभावित होती हैं। डैक्सियन उन्हें देखता है और समझ जाता है कि ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने 3 साल पहले उसे परेशान किया था। इस बार वो बदला लेने का फैसला करता है। शिंग जिंग उसे देखकर आराम से कहती है, ओ डैक्सियन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमने तो अभी खाना भी शुरू नहीं किया था। फिर हंसते हुए पूछती है, वैसे क्या तुम ब्रिटिश हो? ये बोलते ही वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। डैक्सियन तीनों को डांटता है, लेकिन शिंग की दोस्त तुरंत बात बदल देती है। वो कहती है कि डैक्सियन को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने पहले गलत तरीके से शिंग पर चोरी का आरोप लगाया था। फिर वो उसे शराब का ग्लास देती है और कहती है, इसे पी लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। पहले तो डैक्सियन हिचकता है, फिर वो उसका मजाक उड़ाती है, देखने में तो हैंडसम हो लेकिन असल में बिल्कुल बेकार। ये सुनकर गुस्से में वो पूरा ग्लास एक ही बार में पी जाता है। उसे ये पता नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड ये सब छुप कर देख रही है। वो सदमे में होती है कि डैक्सियन उसे इग्नोर करके शिंग शिंग और उसकी दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। जब डैक्सियन बहुत ज्यादा पी चुका होता है, शिंग की बेस्ट फ्रेंड उसे बताती है कि 3 साल पहले शिंग शिंग उसे पसंद करती थी। डैक्सियन हंसकर कहता है, जो हो गया उसे भूल जाओ, आज की रात एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक और घूंट लेता है, वो कुर्सी पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। शिंग की दोस्त नोटिस करते हैं कि दोनों एक ही पोज में सो रहे हैं और मजाक में कहती है, देखो कितने प्यारे कपल लग रहे हैं। तभी शिंग उठती है और डैक्सियन को अपने पास सोता देखती है। वो अपनी दोस्तों को देखती है, उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान होती है। वे बताती हैं कि उन्होंने डैक्सियन को उसका राज बता दिया कि वो उसे पहले पसंद करती थी। पहले तो शिंग गुस्सा होती है कि उन्होंने बिना पूछे बता दिया, लेकिन जिज्ञासा में वो पूछती है, तो उसने क्या कहा? जिंग जिंग धीरे से डैक्सियन को उठाती है और उसे रेस्ट रूम तक ले जाती है। उसे इतनी शांति से सोता देखकर वो एक पल के लिए सपनों में खो जाती है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाली होती है, डैक्सियन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके शब्द सीधे जिंग के दिल पर असर करते हैं। वो गहरी लाल हो जाती है, खुद को रोक भी नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल डैक्सियन अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बुदबुदाता है। मीठी सपनीली जिंग जिंग अचानक गुस्से से भर जाती है। बिना सोचे वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर एक और थप्पड़। दूसरी तरफ यांजू पूरी रात सो नहीं पाई। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, जो उसने देखा क्या वो सच था या सिर्फ उसकी कल्पना? उसने डैक्सियन को मैसेज करने का सोचा, लेकिन तुरंत डिलीट कर दिया। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि सबसे अच्छा यही होगा कि वो इस बात को यहीं छोड़ दे। अगली सुबह जैसे ही डैक्सियन उठा, उसके चेहरे पर दर्द हो रहा था। जब उसने आईने में देखा तो उसकी नाक से खून बह रहा था। उसे लगा शायद वो कहीं टकरा गया होगा। अपना चेहरा हाथ से ढककर वो बाहर निकला, लेकिन सामने शिंग शिंग की ठंडी निगाहें उसका इंतजार कर रही थी। डैक्सियन हैरान था, वो अभी तक यहाँ क्यों थी? जिंग अब भी गुस्से में बोली, तुम सो रहे थे तो मैं कैसे जाती? फिर उसने एक और वार किया, तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? जवाब देने के बजाय
बजाय डैक्सियन उल्टा उस पर चिल्लाने लगा। शिंग जिंग के जाते ही यांजू का मैसेज आता है। उसने उसे डिनर पर बुलाया था। वो चाहती थी कि डैक्सियन अपनी गलती खुद स्वीकार करे, इसलिए उसे एक महंगे रेस्टोरेंट ले गई। डैक्सियन ने इशारों ही इशारों में कहा कि आज उसका मन स्पाइसी खाना खाने का है, लेकिन यांजू ने तुरंत जाल बिछाते हुए कहा, ओह तो तुम्हें हैंगओवर है? डैक्सियन घबराकर बोला, नहीं बस हफ्ते में 2 बार स्पाइसी खाने का मन कर जाता है। यांजू ने शांत स्वर में कहा, तो पहले क्यों नहीं बताया? खाना तो ऑर्डर हो चुका है। ये सुनकर डैक्सियन पसीना पसीना हो गया। उसे समझ आ गया था कि वो उसे जांच रही है। अजीब माहौल को कम करने के लिए उसने बात बदलने की कोशिश की और पूछा, वैसे तुमने कल रात अपना मैसेज क्यों डिलीट किया? यांजू ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, गलती से भेज दिया था। फिर उसने फिर हमला किया। तो डिनर पर आने से पहले तुम सिर्फ यही पूछने वाले थे कि मैं फ्री हूँ या नहीं? डैक्सियन का दिमाग सुन हो गया। वो कुछ ना कह सका और बस चुपचाप खाना खाने लगा और माहौल सामान्य करने के लिए शेफ की तारीफ करने लगा। उधर रात को शिंगजिंग को उसकी बेस्ट फ्रेंड ने एक वीडियो भेजा। उसने कहा, इसे देखो, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। शिंग ने जैसे ही वीडियो चलाया, उसका फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। वीडियो में डैक्सियन मजेदार डांस कर रहा था। शिंग जोर से हंस पड़ी और सोचा, वाह, ये सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि अच्छी डांसर भी है। डैक्सियन के लिए उसके दिल में नए एहसास उभरने लगे। उस पल वो भी खुद उसके डांस मूव्स कॉपी करने लगी। इसी बीच घर पर डैक्सियन भी फ्रेश होकर मजे में था। अचानक वो कमरे में फुल ऊर्जा के साथ डांस करने लगा। पहले रिदमिक मूव्स, फिर स्मूथ वेव हैंड्स और आखिर में एक ड्रामेटिक सीजर पोज। डांस खत्म करके उसने आराम से फोन उठाया और दुकान का सीसीटीवी चेक किया। जैसे ही उसने देखा कि शिंगजिंग बिल्कुल वही स्टेप्स कर रही है, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की हर मूवमेंट सिंक में हो। फिर तो चीजें और भी पागलपन भरी हो गई। अचानक वे दोनों नए आउटफिट्स में एक कन्वीनियंस स्टोर में डिस्को डांस करते दिखाई दिए। डांस खत्म होते ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए और हल्की सी किस की। तभी छपाक, शिंग का सपना टूट गया। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन एक चीज साफ थी, अब उसका दिल सचमुच डैक्सियन के लिए धड़कने लगा था। इसी समय कुछ गुंडे उसे देख लेते हैं। वे हंसकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लगता है पूरी पागल हो गई है। और वो कमजोर बूढ़ा डैक्सियन कहाँ है? बिल चुकाते समय वे जानबूझकर ढेर सारे सिक्के जमीन पर गिरा देते हैं। डैक्सियन को परेशानी न हो इसलिए शिंग चुप रहती है, लेकिन गुंडों की बदतमीजी यही नहीं रुकती। खाना खत्म करके वे सारा कचरा वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शिंग उन्हें विनम्रता से इसे उठाने के लिए कहती है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उसकी सहनशीलता खत्म होने वाली थी। अगले दिन जब तीनों गुंडों में से एक काउंटर पर ध्यान बटा रहा था, बाकी 2 चोरी छिपे सामान जेब में डाल रहे थे। जब उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ खरीदना ही नहीं है, शिंग के भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ा। इस बार वो चुप रहने वाली नहीं थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दुकान संभालने को कहा और खुद तेजी से उनके पीछे भागी। निर्भीक चेहरे से उसने कहा, जो चोरी किया उसके पैसे दो। गुंडा हंसते हुए बोला, तुम्हारा बॉस तो हमें कुछ नहीं कहता, तुम कौन होती हो? दूसरे ने कहा, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, समझदारी है तो हट जाओ। लेकिन जैसे ही लाल जैकेट वाला गुंडा देखता है कि जिंगजिंग बिल्कुल नहीं डर रही, वो अपने साथियों को बुलाता है। उन्हें पता नहीं था कि वो किससे उलझ रहे हैं। शिंग ने उन्हें फोर्स एंड नो शैडो किक से ऐसा धूल चटाया कि पूरी गैंग चंद सेकंड में ढेर हो गई। गुंडे माफी मांगने लगे। शिंग ने उन्हें कड़ाई से समझाया, जो भी सामान उठाया उसकी लिस्ट बना और जाकर दुकान पर पैसे चुका दो। उधर महा ने पूरा मामला वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। शिंग ने उसे देखते ही वो डर के मारे कोने में छुप गया और घबराकर डैक्सियन को फोन करने लगा। शिंग उसके सामने आकर पूछती है, कुछ देखा क्या? महा डरते हुए बोला, मुझे रात में नाइट ब्लाइंडनेस है, मैं सिर्फ चीजों की खुशबू से पहचान सकता हूँ। शिंग हंसी और बोली, सही जवाब। इसी दौरान डैक्सियन की गर्लफ्रेंड शॉप पर आती है और शिंग की दोस्त को देखकर राहत की सांस लेते हुए सोचती है, ओह तो ये डैक्सियन की नई पार्ट टाइमर है। लेकिन बाहर निकलते ही वो चश्मा उतारकर सोचती है, क्या मैं सच में सिर्फ किसी घुंघराले बालों वाली लड़की के लिए परेशान हो रही थी? इसी दौरान डैक्सियन बेहद खुश होता है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के पिता के जन्मदिन के लिए खास गिफ्ट तैयार किया था। लेकिन जब उसने फोन किया, यांजू ने साफ मना कर दिया, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम बस साधारण सा सेलिब्रेशन करेंगे। डैक्सियन को लगा साधारण पार्टी होगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट थी। वो देखता है कि यांजू के पिता एक दूसरे आदमी के साथ हंसते बोलते बैठे हैं और उसे शराब के लिए घर बुला रहे हैं। डैक्सियन कोने में छुप जाता है। उसके अंदर गुस्सा, दुख और धोखे का तूफान उठ रहा था। वो देखता है कि उसकी जगह कोई और बैठा है, वही गिफ्ट लेकर जो डैक्सियन ने खास के लिए खरीदा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता, बस चुपचाप देखता रहता है। वो सोचने लगता है, क्या ये सब तब से हो रहा था जब वो उसे इग्नोर कर रही थी? वो वापस अपने रियूनियन टेबल पर आता है, लेकिन भीतर से बिल्कुल खाली महसूस करता है। अचानक वो जोर से हंस पड़ता है, जैसे खुद का मजाक उड़ा रहा हो। घर पहुंचकर वो डाउरी ऐप खोलता है, जिसकी सलाह शिंगजिंग ने दी थी अपना दैनिक भाग्य देखने के लिए। भविष्यवाणी में लिखा था, खुशी और दुख साथ आएंगे, और ये बिल्कुल सच साबित होता है। वो पूरी रात शराब में डूबा रहता है, अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करता हुआ। अगले दिन सुबह डैक्सियन ने आखिर फैसला किया कि वो यांजू को मैसेज भेजकर पूछेगा कि पिछली रात जो हुआ उसका मतलब क्या था। लेकिन जैसे ही उसने टाइप करना शुरू किया, कुछ छात्र दुकान में प्रवेश कर गए और उसका ध्यान भटक गया। वे सभी उसके साथ ग्रुप फोटो लेना चाहते थे। तभी यांजू का फोन आया। उसने उसे रात के खाने के लिए बुलाया। डैक्सियन थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि वे छात्र ही दोपहर के एकमात्र ग्राहक थे, लेकिन उसने माँ से कहा कि वो अगले दिन दोगुना मेहनत करेगा, अभी उसे डिनर पर जाना पड़ेगा। उसकी माँ उलझन भरी नजर से उसे देखते हुए दुकान संभालती रही। उस रात हॉटपॉट रेस्टोरेंट में यांजू ने किसी भी तरह का खेल नहीं खेला। उसने सीधे कहा कि उसे कुछ स्पष्ट करना है।
डैक्सियन कुछ कहने ही वाला था कि यानजू ने बात बीच में रोक दी। चंजुन और मैं बचपन के दोस्त हैं। मैं उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखती हूँ, गलत मत समझना। ये सुनकर डैक्सियन के दिल से एक भारी बोझ उतर गया। उसने हंसकर कहा, हाँ मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से झूम रहा था। गलतफहमी दूर होने के बाद दोनों हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमने लगे। रास्ते में एक नया नाइट क्लब दिखा तो डैक्सियन उत्साहित होकर बोला, चलो अंदर चलते हैं। अंदर सब ठीक था, लेकिन जैसे ही यानजू वॉशरूम गई, उसकी मुलाकात एक गुंडे जैसी दिखने वाली लड़की फॉक्स मास्क गर्ल से हुई, जो रास्ता रोकर खड़ी थी। उसने बदतमीजी से कहा, जल्दी जाना है तो मेरी नीचे से रेंग कर निकल जाओ। यानजू ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और वॉशरूम में चली गई। फॉक्स मास्क गर्ल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वापस आकर यानजू ने तुरंत ये इल्जाम शिंगशिंग पर डाल दिया। वो भी इन लड़कियों से मिली हुई है। बिना किसी सबूत या शिंग की बात सुने डैक्सियन ने भी उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। वो बस बोला, अब से अपना ध्यान रखना, और यानजू के साथ वहाँ से चला गया। शिंग का दिल पूरी तरह टूट चुका था। यानजू को घर छोड़ते समय वो बोली, मुझे लगता है शिंग को दुकान से निकाल देना चाहिए, वो वहाँ काम करने के लायक नहीं है। डैक्सियन हिचकिचाया क्योंकि वो पहले भी शिंग को गलत समझ चुका था, लेकिन यानजू ने जोर देकर कहा, इस बारे में गंभीरता से सोचो, और ड्रामेटिक अंदाज में चली गई। जब डैक्सियन दुकान लौट कर आया, महा ने उसे बुलाकर कहा, भाई क्या तुम सच देखना चाहते हो? उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि क्लब में लड़कियों को शिंग ने ही बचाया था। डैक्सियन हैरान रह गया, क्या मैंने फिर से उसे गलत समझ लिया? उसने स्टाफ रूम में शिंग की यूनिफॉर्म देखी और गहरी सांस ली। तभी उसकी नजर शिंग की पर्सनल नोटबुक पर पड़ी। हर पेज पर दुकान की छोटी छोटी बातें, उसके नोट्स और यादें भरी हुई थी। ये उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का खास हिस्सा बन चुका था। तभी दुकान की घंटी बजी। अंदर शिंग की बेस्ट फ्रेंड आई। वो पूरे एटीट्यूड में बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना वजह शिंग पर इल्जाम लगा दिया। इस बार तो उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जान बचाई है, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनकर डैक्सियन का दिल और ज्यादा पछतावे से भर गया। वो बिना समय गवाए बाहर दौड़ता है और टैक्सी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सभी टैक्सियां भरी होती हैं या कहते हैं कि वो उस दिशा में नहीं जा रही। वो झुंझला कर कहता है, आज मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? तभी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में शिंग स्कूटर पर उसके पास से गुजरती है, लेकिन डैक्सियन उसे देख ही नहीं पाता। उसने ठान लिया कि वो शिंग से मिलकर माफी जरूर मांगेगा। बाथरूम वाले गलतफहमी के बाद वो चाहता था कि शिंग उसे माफ कर दे। उसने एक तरीका निकाला, अगर तुम गुस्से में हो तो मुझे मार लो। शिंग ने पूछा, सच में? मुझे पूरी इजाजत है? डैक्सियन आत्मविश्वास से बोला, हाँ बिल्कुल। और फिर जो हुआ वो ऐतिहासिक था। शिंग ने एक कदम पीछे लिया और इतनी जोर की हाई किक मारी कि डैक्सियन हवा में उछलकर पूरे 100 मीटर दूर जाकर गिरा। सचमुच हैंडसम तो है, पर लड़ाई में बिल्कुल जीरो। उधर दुकान में हालत खराब थी। महा ने सुबह कुछ गलत खा लिया था और बार बार बाथरूम भाग रहा था। ग्राहक लाइन में खड़े थे और काउंटर पर कोई नहीं था। सब चिढ़ रहे थे। तभी सही समय पर शिंग दुकान में दाखिल हुई। महा ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने यूनिफॉर्म उतारी और कहा, अब सब तुम्हारे हवाले, और सीधा बाथरूम भाग गया। उस दिन डैक्सियन और उसके परिवार ने दुकान का सेल्स रिपोर्ट देखा तो दंग रह गए। दुकान की कमाई 3 गुना हो चुकी थी। सब खुशी से झूम उठे। डैक्सियन की माँ बोली, ये सब शिंग की वजह से है। तभी डैक्सियन के फोन पर नोटिफिकेशन आया, शिंग को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुना गया था। वो इतना खुशी से भर गया कि उसकी बोलने की शक्ति ही गड़बड़ा गई। उसके पिता ने फोन लेकर तस्वीर जूम की और पूरा परिवार जीत कर नाच करने लगा। माँ तो खुशी में गाना गाने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब तो दूसरा ब्रांच खोल देने का समय आ गया है। रात की शिफ्ट में जब शिंग आई, डैक्सियन पूरी ड्रामेटिक स्टाइल में उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, गेस करो, तुम इस महीने की बेस्ट एम्प्लॉय बनी हो। वो डांस करने लगा और अपनी तरह से जश्न मनाया। शिंग अंदर से बहुत खुश थी, लेकिन चेहरे पर कंट्रोल रखने की कोशिश करती रही। उसने पूछा कि क्या डैक्सियन को उससे कुछ कहना था। डैक्सियन, जो उसे निकालने की बात नहीं करना चाहता था, तुरंत बात बदल देता है। शिंग को लगता है कि ये सेलिब्रेशन बहुत छोटा है। वो मजाक में कहती है कि क्या वो उसे उठाकर सेलिब्रेट कर सकता है। डैक्सियन मना करता है और मुड़कर जाने लगता है। शिंग उसके पीछे भागती है, कम से कम मुझे पीठ पर तो उठा लो। डैक्सियन उसे टोकता है कि ज्यादा मत बढ़ो, लेकिन तभी वो हैरान रह जाती है। डैक्सियन उसे एक सुंदर फूलों का बुके देता है। शिंग बिल्कुल शॉक में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि डैक्सियन उसे फूल देगा, वो भी उसके पसंदीदा पिंक रोजेस। डैक्सियन बताता है कि ये फूल कृतज्ञता और ईमानदारी का प्रतीक है। उसे ये नहीं पता था कि ये प्रेम का वादा भी दर्शाते हैं। शिंग खुशी से भर जाती है और मजाक में कहती है कि अगर वो पीठ पर बिठाए तो ये पल और बेहतर हो जाएगा। मजबूर होकर डैक्सियन 3 सेकंड के लिए उसे पीठ पर उठा लेता है, लेकिन शिंग फिर बच्चे जैसी शरारत करने लगती है और उतरने से मना कर देती है। तभी अचानक यानजू अंदर आती है। माहौल तुरंत अजीब हो जाता है। डैक्सियन घबरा कर कहता है कि वे बस सेलिब्रेट कर रहे थे। शिंग भी कह देती है कि ये सब मजाक था। यानजू आश्चर्यजनक रूप से शांत रहती है और शिंग को जश्न के खाने के लिए साथ चलने का निमंत्रण देती है। डैक्सियन असहज महसूस करते हुए मना कर देता है और कहता है कि किसी को दुकान संभालनी होगी। तभी संयोग से महा अंदर आता है। तीनों से घूरते हैं और शिंग और डैक्सियन दोनों उसके मूड को महसूस कर लेते हैं। यानजू उन्हें एक हाई एंड रेस्टोरेंट ले गई। मैनेजर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन साधारण कपड़े पहने होने की वजह से शिंग को नजरअंदाज किया गया। जब ऑर्डर देने की बारी आई, शिंग अंग्रेजी मेन्यू समझने में उलझ गई और यानजू ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसी। इसके बाद यानजू ने जानबूझकर महंगी वाइन के बारे में मैनेजर से बातचीत की और डैक्सियन से कहा कि वो उसकी वाइन सर्व करे ताकि वो अपना रुतबा दिखा सके। शिंग को गहरा अपमान महसूस हुआ। खाने का माहौल बहुत तनावपूर्ण था और डैक्सियन पूरी तरह असहज था। रेस्टोरेंट से निकलते समय यानजू और डैक्सियन हाथ पकड़कर आगे चल रहे थे, जबकि शिंग पीछे पीछे अकेली चल रही थी। तभी दुकान से डिलीवरी का फोन आया। डैक्सियन जोर से रिस्पॉन्डिंग करने लगा तो यानजू चिढ़ गई, उसका हाथ छोड़ दिया और बोली कि वो धीरे बोले, जैसे वो उसे जानती ही ना हो। फोन खत्म होने के बाद डैक्सियन ने शिंग को दुकान का काम समझाया और यानजू को घर छोड़ने की पेशकश
पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी लियू नाम का लड़का जो यांजू को पसंद करता था वहाँ आ गया। अपनी गर्लफ्रेंड को एक और लड़के के साथ देखकर डैक्सियन बेचैन हो गया। उधर शिंग दुकान से कुछ पैसे चुपचाप लेती हुई दिखाई गई। घर पहुंचकर डैक्सियन ने देखा कि यांजू ने उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया था। वो पूरे दिन की घटनाओं को सोचता हुआ गहरी चिंता में डूब गया। इसी बीच एक और घटना सामने आती है। एक बेटी अपनी माँ को कपड़े खरीदने ले जाती है और कहती है कि कोई भी पसंद का कपड़ा चुन ले। माँ जो लंबे समय से कुछ नहीं खरीद पाई थी बहुत खुश होती है, लेकिन जब बिल देने की बारी आती है कैशियर बताता है कि बेटी जल्दी में एक 2,50,000 वॉन का ड्रेस लेकर बिना पैसे दिए निकल गई। धोखा महसूस कर माँ खुद पैसे देती है। घर पहुंचकर जब वो बेटी को नया ड्रेस पहने देखती है तो वो और गुस्सा हो जाती है। इसी बीच उसका पति नए कपड़े पहनकर कहता है कि ये तो उनके बेटे ने गिफ्ट किए हैं, जिससे माँ और भड़क उठती है। उधर डैक्सियन जो उस समय दुकान लौट रहा था अनजाने में इस गुस्से का निशाना बन जाता है। खुद को बेटी से धोखा खाया हुआ और बेटे द्वारा नजरअंदाज महसूस करने वाली माँ टूट जाती है। वो इंटरव्यू देने से मना कर देती है। थोड़ी देर बाद शिंग जिंग दुकान पर आती है। उसे महीने की बेस्ट एम्प्लॉय का इंटरव्यू दिया जाना था। इंटरव्यू शिंग के लिए था, लेकिन डैक्सियन का परिवार उससे ज्यादा खुश और उत्साहित था। इंटरव्यू खत्म होते ही रिपोर्टर ने डैक्सियन से कहा कि वो प्रमोशनल फोटो ले जिसमें शिंग उसकी पीठ पर बैठी हो। डैक्सियन झिझक गया। उसे डर था कि अगर यांजी ने ये देखा तो गलत समझ लेगी, लेकिन परिवार ने जोर दिया कि ये दुकान की भलाई के लिए है। आखिरकार वो मान गया, ये सुनिश्चित करने के बाद कि फोटो सिर्फ अंदरूनी इस्तेमाल के लिए होगी। रात को डैक्सियन का परिवार शिंग के साथ जश्न मनाने लगा। कुछ देर बाद डैक्सियन को फोटो मिली और उसने देखा कि उसे क्रॉप किया गया है। घबराकर उसने रिपोर्टर को फोन किया और पता चला कि वो फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाली है। यांजू उसे जरूर देखेगी। डैक्सियन ने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने उठाया नहीं। उधर यांजू ने फोटो देखकर शराब पीना शुरू कर दिया ताकि उसे अपने गुस्से और दर्द से राहत मिल सके। डैक्सियन जो उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था उसके घर के बाहर इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा कि यांजू को ली शू नाम का लड़का जो उसे बचपन से पसंद करता था गोद में उठाकर घर ले जा रहा है और घुमा रहा है। डैक्सियन का दिल टूट गया। 3 साल के रिश्ते में जहाँ उसे कभी घर के अंदर आने तक की इजाजत नहीं मिली, वहीं ली शू बड़ी आसानी से अंदर चला गया। ये देखकर डैक्सियन का दिल दर्द से भर गया और वो चुपचाप वहाँ से लौट आया। दिल टूटे हुए वो दुकान की ओर लौट रहा था कि उसी समय शिंग दुकान की मेज साफ कर रही थी। तभी पीछे से कोई उसके सिर पर डंडा मारता है और वो बेहोश हो जाती है। हमला करने वाले वही रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले 3 गुंडर थे। वे डर गए कि कहीं लड़की मर न गई हो और भाग निकले। डैक्सियन जो उसी रास्ते से गुजर रहा था उनकी घबराई बातें सुनकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये वही गुंडे थे जिन्हें शिंग ने पहले सबक सिखाया था। वो तुरंत दुकान लौटा और देखा कि शिंग बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी अपेंडिक्स फट चुकी है और तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। डैक्सियन हक्का बक्का था। अगले दिन शिंग की दोस्त अस्पताल पहुंची और उसे ठीक देखकर रोने लगी। फिर उसे डांटा कि उसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। अगर वे गलती से माँ को पीटने दुकान न गई होती तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि शिंग को क्या हुआ है। दोस्तों को शांत करने के बाद उन्होंने शिंग की छोटी बहन यिनशैंग को खबर दी। यिनशैंग जो उसे अजय समझती थी तस्वीरें देखकर डर गई और तुरंत उन रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली लड़कियों को ढूंढकर लाल बालों वाली को नाखून से खरोंच दिया। लाल बालों वाली ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन यिनशैंग ने उसे गिरा दिया। तभी हरी बालों वाली मदद करने आई, लेकिन शिंग की दोस्तों ने यिन का साथ देते हुए उसे रोक लिया। कमजोर पड़ते देख वो तिकड़ी बैकअप बुलाती है। उनके एक गुंडे ने यिनशैंग को गलत तरीके से छूने की कोशिश की और उसे तुरंत तमाचा पड़ा। वो भड़क गया और हमला करने ही वाला था कि जिंग स्केटबोर्ड पर वहाँ पहुँच गई। दोस्तों ने उसे सब बता दिया था। जिंग को देखते ही तिकड़ी पीछे हट गई, लेकिन गुंडे मजाक उड़ाने लगे। जिंग शांत रही। उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। तिकड़ी भाग गई और शिंग की दोस्त खुशी से उसके चारों ओर नाचने लगी। उधर यांजू की माँ डैक्सियन के परिवार की जांच करते हुए दुकान पहुंची। उसने 1 मिलियन वॉन का सामान मंगाया और घर पर डिलीवरी की मांग की। डैक्सियन के पिता ने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। जब डैक्सियन लौटा तो वो इतना बड़ा ऑर्डर देखकर हैरान था। पिता ने गर्व से कहा कि उन्होंने ये ग्राहक खुद बनाया है। डैक्सियन बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि शायद ये ग्राहक लंबे समय तक उनसे खरीदारी करे, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। वो सामान लेकर यांजू के घर पहुंचा और दरवाजा खुलते ही दंग रह गया। ये यांजू का घर था। यांजू की माँ ने उसे टिप दी और उसके सामने ही उसे अपमानित किया। यांजू ने कुछ नहीं कहा। डैक्सियन शर्मिंदा होकर चुपचाप चला गया। फिर यांजू की माँ ने नौकरों से कहा कि सारा सामान फेंक दो। ये देखकर यांजू को अपनी गलती समझ आई और उसने डैक्सियन को फोन किया कि उसकी माँ की हरकतों को दिल पर ना ले। डैक्सियन ने कहा तो था कि उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो टूट चुका है। वो पुल पर जाकर सोचने लगा कि कैसे उसकी इज्जत को रौंदा गया और यांजू ने कुछ नहीं किया। 3 साल में उसने कभी अपने परिवार से मिलवाया क्यों नहीं, अब ये समझ आ गया। उसकी आंखें भर आईं। इसी बीच यांजू बार बार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। वो दुकान पहुंची जहां डैक्सियन की माँ ने बताया कि वो वहां नहीं है, शायद अस्पताल में शिंग से मिलने गया हो। यांजू तेजी से अस्पताल पहुंची, लेकिन कमरे में उसे सिर्फ शिंग मिली। उसने तुरंत फैसला किया कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने शिंग से कहा कि उसके आने के बाद से वो और डैन लगातार गलतफहमियों में उलझकर लड़ते रहे हैं। ये सुनकर शिंग को अपराध बोध महसूस हुआ और उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अगले दिन डैक्सियन परेशान था कि शिंग ने अचानक क्यों छोड़ा, लेकिन शिंग ने समझाया कि वो पहले से ही नौकरी छोड़ना चाहती थी। वो सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि वो बुरी इंसान नहीं है, इसलिए रुकी रही। दुकान छोड़ने के बाद शिंग ने अपनी छोटी बहन की देखभाल करने के लिए दिन में खाना डिलीवर करने लगी और रात में रेस्टोरेंट पे प्रमोशन का काम करने लगी। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी।
थी। एक दिन जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि लोग उनका सामान पैक कर रहे थे। मकान मालिक ने उन्हें धोखा दिया था और उन्हें तुरंत घर खाली करना पड़ा। बेघर हुई शिंग और उसकी बहन ने एक रात सोना में गुजारी। उसकी बहन ने शिंग को उसकी मेहनत और देखभाल के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वो एक दिन सब चुका देगी। ये सुनकर शिंग का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अगली सुबह उसकी बहन गायब थी। वो एक नोट छोड़कर भाग गई थी और उनके सारे पैसे भी साथ ले गई थी। ये देखकर शिंग टूट गई और रोने लगी। उसी रात डैन की माँ को पता चला कि दुकान की पार्ट टाइम लड़की धोखा खाकर सोना में रह रही है। चिंता में वो उसे ढूंढने के लिए तुरंत वहाँ पहुँच गई। उधर डैन ने अपनी और यांजू की तीसरी सालगिरह पर उसे ओपेरा के लिए बुलाया, लेकिन यांजू बेचैन थी क्योंकि उसने पहले ही एक डायरेक्टर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। वो डैन को सीधे मना नहीं कर सकी और अगले दिन फोन करके बोली कि कंपनी में एक बहुत जरूरी क्लाइंट आ गया है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। डैन दुखी हुआ, लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं। उस रात डैन अकेले ओपेरा हॉल में बैठा अजीब महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं था कि उसी जगह यांजू भी मौजूद है, डायरेक्टर और क्लाइंट के साथ। घर लौटते समय डैन ने घर में किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लड़की नीचे आ रही है। वो घबरा गया, लेकिन तुरंत समझ गया कि ये शिंग है। उसकी माँ ने बताया कि वो शिंग को उसके हालात देखकर घर ले आई है। डैन डर गया कि यांजू गलत समझेगी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन डैन ने महंगे म्यूजिकल टिकट खरीदे ताकि यांजू के साथ ओपेरा मिस होने की भरपाई कर सके। उसने यांजू को फोन करके खुशखबरी दी। रात में वो दोनों थिएटर गए, लेकिन सीट खराब होने के कारण डैन बार बार माफी मांगता रहा। यांजू ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो खुश नहीं है। शो के बाद डैन ने उसे डायरेक्टर से मिलने का VIP पास देकर चौंका दिया। पहचान छिपाने के लिए यांजू ने मास्क पहन लिया। उसी समय ली शू ने उससे देख लिया। फोटो लेने के बाद डैन ने पूछा कि क्या वो कहीं और जाएंगे, लेकिन यांजू ने कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही और बिना कुछ कहे टैक्सी लेकर चली गई। डैन अकेला वहीं खड़ा रह गया और महसूस किया कि उनका रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। थकी हुई यांजू एक बार में चली गई जहाँ शाओली शू, जो उसे पसंद करता था, ने उसको सांत्वना दी। उधर डैन बार बार यांजू को कॉल करता रहा, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। उसे पता नहीं था कि वो किसी और की बाहों में थी। उधर शिंग को मेयर का फोन आया कि वो बिक्री प्रतियोगिता में विजेता बनी है। मन ना होते हुए भी वो कंपनी पुरस्कार लेने गई। लिफ्ट में उसकी मुलाकात यांजू से हुई। दोनों ने औपचारिक अभिवादन किया, लेकिन माहौल में तनाव था। पुरस्कार समारोह में शिंग ने चैंपियन की यूनिफॉर्म पहनी, नकद इनाम लिया और म्यूजिकल टिकट भी। पुरस्कार देने वाला डायरेक्टर शियो था। समारोह के बाद शिंग ने यांजू को घेर लिया और कहा कि उसने झूठ बोला और डैन को छोड़कर डायरेक्टर शियो के साथ म्यूजिकल देखने गई। यांजू ने कहा कि ये उसकी निजी बात है, लेकिन शिंग ने कहा कि उसने नौकरी इसलिए छोड़ी थी ताकि वो यांजू और डैन के रिश्ते में बाधा ना बने, और यांजू ने उसी के साथ छल किया। अपने रिश्ते के बारे में सोचते हुए यांजू को पछतावा हुआ और वो डैन को खोजने दुकान पहुंची, लेकिन वो वहाँ नहीं था। माँ ने बताया कि शायद वो घर गया है। यांजू डैन के घर गई, जहाँ उसकी माँ ने पहचान कर उसे अंदर बुला लिया। इसी दौरान माँ ने डैन को मैसेज कर दिया कि यांजू उसे ढूंढ रही है। डैन तुरंत घर की ओर भागा। घर के दरवाजे पर ही शिंग भी पहुंच गई। यांजू ने दोनों को साथ देखकर तुरंत गलतफहमी पाल ली और डैन की सफाई सुने बिना ही टैक्सी लेकर चली गई। डैन ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो चली गई। डैन वहीं टूट कर रह गया। शिंग को अपराध बोध हुआ और वो दुकान पहुंच गई। डैन से पूछा कि उसने यांजू को क्यों नहीं बताया कि वो नौकरी छोड़ चुकी है। डैन ने कहा कि उसे मौका ही नहीं मिला। रात को डैन दुकान के काउंटर पर बैठकर यांजू के गुस्से और उसके अनपढ़े मैसेजों के बारे में सोचकर रोने लगा। उसे लगा कि वो अपना रिश्ता ऐसे टूटने नहीं देगा। वो यांजू के घर गया, वहाँ की माँ को बताया कि वो यांजू का बॉयफ्रेंड है और उनसे अनुरोध किया कि वो उनके रिश्ते में दखल न दे। यांजू की माँ ने ऊपर ऊपर हाँ कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने डैन के परिवार की जांच शुरू कर दी। उसने डैन की माँ को फोन करके महंगा बीमा करवाने का प्रस्ताव दिया। डैन की माँ खुश हो गई, ये जाने बिना कि यांजू की माँ उसके बेटे का मजाक उड़ा रही थी। इसके अलावा यांजू की माँ ने डैन के पिता को यांजू का ड्राइवर बना दिया और भारी वेतन दिया। ये जानकर डैन के पिता को अजीब लगा। रात को डैन का परिवार इस अच्छी खबर का जश्न मना रहा था, लेकिन डैन मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था। अगले दिन यांजू ने डैन को मैसेज किया मिलने के लिए। वे ओगोडियाना गए, जहाँ यांजू ने बिना किसी भाव के रिश्ता खत्म कर दिया। डैन ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन यांजू पीछे मुड़कर भी नहीं देखी। वो डायरेक्टर शियो की लग्जरी कार में बैठकर चली गई। टूटा हुआ डैन दुकान लौटा। उसकी माँ को ब्रेकअप के बारे में पता नहीं था। उसने कहा कि डैन यांजू से उसका जन्म समय पूछ ले। डैन ने मुस्कुराकर उसे भेज दिया और काउंटर पर बैठकर अपनी हार महसूस करता रहा। अगले दिन यांजू की माँ ने उसे कंपनी में ऊंचा पद दे दिया और सच बताया कि वो बड़े शेयर होल्डर की बेटी है। ये सुनकर डैन को एहसास हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड अमीर घर की वारिस थी। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा था। उसने यांजू से पूछा कि उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई। यांजू ने उल्टा उससे ही दोषी ठहराया कि वो शिंग के साथ उलझा हुआ था। डैन हैरान रह गया। तभी उसने अपने पिता को देखा, जो अब यांजू का ड्राइवर था। ये देखकर वो टूट गया और यांजू पर गुस्सा किया कि वो उनके बीच की सामाजिक दूरी को बार बार दिखाती है। यांजू बिना जवाब दिए चली गई। डैन भी दिल टूट कर निकल गया। उसकी माँ, जो सब देख रही थी, अंदर से बिखर गई। वो बीमा पॉलिसी फाइनल करने के बहाने यांजू के घर पहुंची और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड भी किसी का कीमती बच्चा है, पैसे देखकर उसे मत आंकिए। उधर डैन के पिता ने अपने बेटी का दर्द देखकर ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी और घर लौटकर अपनी पत्नी के लिए उसके पसंदीदा चिकन फीट लेकर आया। दोनों ने चुपचाप खाना खाया, शराब पी, बिना कहे एक दूसरे को संभालते हुए। डैन दिल टूटे हुए समुद्र के किनारे बैठा था और दर्द भूलने के लिए शराब पी रहा था। तभी शिंग
सूरज की किरण की तरह वहाँ आ गई। डैन को लगा कि वो नशे में है और कुछ गलत देख रहा है, इसलिए उसने शिंग का गाल हल्के से दबाकर देखने की कोशिश की। शिंग को बुरा नहीं लगा। उसने चुपचाप उसकी सारी बातें सुनी और उसके साथ बैठकर पीती रही। जिस आदमी से वो सालों से प्यार करती थी, उसे बच्चे की तरह रोते हुए देखकर उसका दिल टूट गया। उसने नशे में धुत डैन को होटल तक पहुंचाया, उसे सुलाया और धीरे धीरे अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि बचपन में जब डैन ने उसकी जान बचाई थी, तब से वो उससे प्यार करती है, पूरे 10 साल से। जब डैन ने अपनी कन्वीनियंस स्टोर खोली तो किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। शिंग रोज उस दुकान के सामने से सिर्फ उसे देखने के लिए गुजरती थी। बारिश हो, धूप हो, कोई भी मौसम हो, उसने सालों तक उसे दूर से ही चाहा था। एक दिन यांजू काम के सिलसिले में दुकान आई। डैन के साथ उसकी मुलाकात थोड़ी अजीब और असहज रही। यांजू ने बताया कि डैन एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने वाला है, लेकिन डैन उत्साहित नहीं दिखा और जल्दी निकल गया। शूट के दिन डैन और शिंग ने बेहद खूबसूरत तालमेल के साथ काम किया। उनकी केमिस्ट्री साफ दिख रही थी। दूर खड़ी यांजू को जलन हुई। शूट के दौरान डैन की पुराने सुपरवाइजर से बहस हो गई। ये सुनकर यांजू डायरेक्टर शियो को लेकर माफी मांगने आई। डैन ने शालीनता से सिर झुका दिया, लेकिन शिंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा किया। वो नहीं चाहती थी कि डैन किसी के आगे झुके। उसने सबके सामने कहा कि अगर कोई डैन को परेशान करेगा तो वो उसकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। शूट के बाद यांजू ने डायरेक्टर शियो को फोन किया और शिकायत की कि डैन कंपनी में फिट नहीं बैठता। तभी डैन की माँ ने ये बात सुन ली और यांजू को डांट दिया। यांजू शर्मिंदा रह गई। इधर प्रमोशन वीडियो वायरल हो गया और दुकान की बिक्री बढ़ गई। कंपनी में शियो पांग ने यांजू की क्षमताओं की तारीफ की और साथ ही डैन को बहुत कूल कहकर छेड़ा भी। बातों बातों में शियो पांग से एक बड़ी गलती हो गई। उसने पुराना राज खोल दिया। यांजू को शक हुआ तो उसने पुराने रिकॉर्ड देखे और पाया कि एक प्रोजेक्ट में डैन का नाम जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में लिखा था, जबकि वो प्रोजेक्ट यांजू ने संभाला था। दबाव में शियो पांग ने सच्चाई बता दी। 3 साल पहले जब यांजू से काम में गलती हुई थी, डायरेक्टर शियो ने डैन को धमकाया था और कहा था कि वो गलती अपने सिर ले ले ताकि यांजू की नौकरी बच सके। यानी 3 साल पहले डैन ने अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा करने के लिए खुद पर झूठा आरोप ले लिया था और आज वही लड़की उसे धोखा दे रही थी। सच जानकर यांजू को गहरा पछतावा हुआ और उसने डैन को वापस पाने का फैसला किया। वो उसी रात डैन के पास गई और पूछा कि उसने कभी उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। वो रो पड़ी और डैन को गले लगाया, लेकिन डैन ने उसे दूर कर दिया और कहा कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। यांजू ने हार नहीं मानी। उसने कंपनी के चेयरमैन से कहा कि डैन को फ्रेंचाइज डिवीजन में कंसल्टेंट बनाया जाए। चेयरमैन ने मंजूरी दे दी और यांजू ये खबर देने दुकान पहुंची। डैन ने खुद को ऐसे बड़े पद के लिए योग्य नहीं बताया और विनम्रता से मना कर दिया। यांजू ने बहुत समझाया, लेकिन डैन ने दृढ़ता से कहा कि उसे शिंग की शिफ्ट देखनी है और वो नहीं चाहता कि शिंग कोई गलतफहमी पाल ले। यांजू मायूस होकर चली गई। बाद में वो डैन के घर के बाहर इंतजार करती रही। डैन की माँ आई तो उसने उन्हें नमस्कार किया, लेकिन वो अब भी ठंडी थी। यांजू ने कंपनी के ऑफर के बारे में बताया और ये सुनते ही माँ खुश हो गई। उन्होंने कहा कि वो डैन से बात करेंगी, वो मना नहीं करेगा। ये सुनकर यांजू खुश हो गई। तभी शिंग बाहर आई। उसे देखते ही डैन की माँ का पूरा भाव बदल गया। उनके चेहरे पर ममता और प्यार झलकने लगा, जैसे वो अपनी ही बेटी हो। यांजू असहज हो गई क्योंकि तुलना साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही माँ अंदर गई, शिंग और यांजू के बीच तनाव साफ महसूस होने लगा। माँ के दबाव में आकर डैन ने कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं था। फिर भी पहले ही दिन उसने इतनी समझदारी से काम किया कि सब प्रभावित हुए। यांजू उसकी बुद्धिमानी देखकर फिर से उसकी ओर आकर्षित होने लगी। शाम को डैन ने फूलों की दुकान से एक गुलदस्ता खरीदा। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन जैसे ही वो दुकान पहुंचा, उसे थोड़ी घबराहट हुई। उसने शिंग को अंदर देखा और धीरे से दरवाजा खोला। उसी समय यांजू अपनी कार में बैठकर डैन की यादों में खोई हुई थी। उसे अचानक अपने ब्रेकअप पर पछतावा हुआ। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा कि कार घुमाकर दुकान ले चले, लेकिन दुकान पर पहुंचकर उसने जो देखा उससे वो समझ गई कि उसकी जगह कोई और ले चुका है। शिंग और डैन दोनों खुश नजर आ रहे थे। ये दृश्य देख यांजू ने चुपचाप वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा, लेकिन वो हार मानने वालों में नहीं थी। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और बार में मिलने बुलाया। उसने कहा, मैं डैन को हर हाल में वापस पाऊंगी। अगला दिन डैन का आधिकारिक पहला दिन था। यांजू ने जानबूझकर खुद को उसकी पार्टनर बनवाया। उन्हें एक स्टोर का निरीक्षण करने भेजा गया, लेकिन स्टोर मैनेजर को वे पसंद नहीं आए। उसने सीधे कहा, हमें यहाँ कॉर्पोरेट वालों की जरूरत नहीं। फिर उसने यांजू को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन डैन ने फौरन उसे पकड़कर बचाया और इस चक्कर में उसकी कलाई चोटिल हो गई। जब शिंग को डैन के घायल होने की खबर मिली तो वो बिना सोचे अस्पताल भागी। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि यांजू पहले से मौजूद थी। गुस्से में शिंग ने उसे तुरंत दूर हटा दिया। यांजू ने चालाकी से कहा, वो मेरी वजह से घायल हुआ है, इसीलिए मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। तभी डैन होश में आया और सबसे पहले शिंग से पूछा, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? यांजू को उसने सिर्फ औपचारिक हेलो कहा। ये देखकर यांजू को अजीब सा एहसास हुआ, जलन और निराशा। वो एक मजबूर मुस्कान के साथ कमरे से निकल गई, लेकिन बाहर जाते समय उसने डैन और शिंग को बातें करते सुना। उसका दिल और भारी हो गया। कुछ दिनों बाद यांजू दुकान में एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई। उसने घोषणा की कि दुकान को कंपनी का डायरेक्ट आउटलेट बना दिया जाएगा। हम नया मैनेजर लाएंगे और शिंग को असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे, उसने औपचारिक तौर पर कहा। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वो डैन को वापस पाना चाहती थी। तभी डैन को एक जरूरी कॉल आया और वो जल्दी से बाहर चला गया। यांजू तुरंत उसकी माँ को मनाने लगी, उसकी जमकर तारीफ की और उन्हें एक महंगा उपहार दिया। माँ बहुत खुश हुई। ये सब देखकर शिंग के मन में बेचैनी होने लगी। वो चुपचाप बाहर चली गई, लेकिन यांजू उसका पीछा करते हुए बोली, देखा, मैं
जो चाहती हूँ वो हासिल कर लेती हूँ। उस रात यांजू ने सीधे डैन की माँ को डिनर पर बुलाया। माँ जो पहले ही उसकी बातों से प्रभावित हो चुकी थी, मना नहीं कर सकी। डिनर के दौरान जब माँ ने थोड़ी शराब पी तो उन्होंने यांजू की खूब तारीफ की। फिर सीधे बोली, डैन तुम्हें यांजू के साथ बस सेटल हो जाना चाहिए, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है। नशे में माँ ने यांजू को गले लगा लिया और उसे अपनी मंजूरी दे दी। शिंग ये सब चुपचाप देख रही थी। उसके मन में कई भाव थे, दुख, निराशा और बेबसी। जब डैन ने यांजू को घर छोड़ने के बाद वापस आया, शिंग ने उसकी माँ का ध्यान रखने की कोशिश की, लेकिन शराबी हालत में माँ ने उसे यांजू कहकर बुला लिया। ये सुनते ही शिंग का दिल टूट गया, लेकिन वो माँ की इज्जत करते हुए बस झूठी मुस्कान दे सकी और अपने दर्द को दबा लिया। ये सब देखकर डैन पहली बार अपनी माँ से उलझ गया। उसे समझ नहीं आया कि माँ की राय इतनी जल्दी कैसे बदल गई, सिर्फ यांजू के चालाक व्यवहार के कारण। माँ ने उसे फिर दबाव दिया, तुम्हें उसी के साथ सेटल होना चाहिए। लेकिन डैन ने ठान लिया था कि वो अपने पुराने रिश्ते में वापस नहीं जाएगा। उसने माँ से साफ कहा, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। माँ और बेटे में पहली बार इतनी बड़ी लड़ाई हुई और उनके रिश्ते में दरार आ गई और अब डैन आखिरी फैसला लेने वाला था। अगले दिन डैन ने यांजू को डिनर पर बुलाया। वहाँ उसने साफ साफ कह दिया कि उनका कोई भविष्य नहीं है, वो आगे बढ़ चुका है और यांजू को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। उसकी बात इतनी सीधी थी कि यांजू कुछ कह नहीं पाई, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। अगले दिन शिंग हमेशा की तरह दुकान पहुंच गई, लेकिन नए मैनेजर और नई कर्मचारी के बुरे व्यवहार ने उसका पूरा दिन खराब कर दिया। नया मोटा मैनेजर, चबी बॉस और छोटी बालों वाली लड़की दोनों ही बेवजह रूखे और बदतमीज थे। छोटी बालों वाली लड़की ने शिंग का हाथ ठंडेपन से मिलाया और उसे डराने की कोशिश की, लेकिन शिंग ने तुरंत जवाब दे दिया, जिससे लड़की की पहली कोशिश ही नाकाम हो गई। शर्म छिपाने के लिए चबी बॉस ने जानबूझकर शिंग को पूरा शेल्फ दोबारा अरेंज करने को कहा, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अब दुकान में उसकी कोई ताकत नहीं बची। शिंग डैन के लिए कोई और समस्या न बढ़ाने के लिए चुपचाप काम करती रही। काम खत्म करके जब शिंग वॉशरूम गई, उसके दिमाग में दुकान की ढेर सारी यादें घूमने लगी। डैन के साथ बिताए पल, वो स्टडी टेबल जो उसने खास उसके लिए सजाई थी, उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, शराब वाली रात की मजेदार लड़ाई और वो गर्माहट जब घायल होने पर डैन ने उसकी देखभाल की थी। ये सब सोचकर वो समझ गई कि सब कुछ बहुत बदल चुका है। अब वो डैन की वही मुस्कान भी नहीं देख सकती थी। टूटे दिल से शिंग घर लौटी, जहाँ उसने डैन की माँ को उदास बैठे देखा। उसने पूछा कि क्या हुआ और माँ ने बताया कि डैन पहली बार उनसे लड़ गया और वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटे के लिए जो उन्हें सबसे सही लगता था वो कैसे गलत हो सकता है। शिंग समझ गई कि माँ सिर्फ डैन का भला चाहती है। उसने सोचा कि अगर माँ बेटे का रिश्ता ठीक करना ही डैन के लिए सबसे अच्छा है तो उसे इसका समर्थन करना चाहिए। रात के खाने पर उसने डैन को माँ से माफी मांगने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार डैन झुकना नहीं चाहता था। शिंग ने उसे देखा और समझ गई, अगर डैन को अपना भविष्य बनाना है उसे आगे बढ़ना होगा, और अगर वो आगे बढ़ रहा है तो शायद उसका यहाँ रहना डैन के लिए रुकावट बन जाए। यही सोचकर उसने आखिरकार जाने का फैसला किया। उस रात बिना किसी आवाज के उसने अपना सामान पैक किया, दुकान और घर पर एक आखिरी नजर डाली, फिर धीरे धीरे नीचे उतरी और डैन के कमरे की तरफ देखा, जहाँ वो शांति से सो रहा था। ये उसका अंतिम अलविदा था। अगली सुबह जब डैन शिंग के कमरे में गया तो वहाँ सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट और एक चिट्ठी मिली। समझते ही कि शिंग सच में चली गई है, वो घबरा गया। उसने उसे फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद था। वो पुलिस स्टेशन भी दौड़ गया, लेकिन वहाँ भी कोई जानकारी नहीं मिली। टूटे मन से वो दुकान के सामने खड़ा रहा। वो दुकान जो कभी उसका घर लगती थी अब अजनबी लग रही थी। हर जगह शिंग की यादें थी। उसका यूं अचानक चले जाना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। घर जाकर उसने सिर्फ एक सादा नूडल कप खाया, लेकिन शिंग के बिना खाना निगलना भी मुश्किल था। उधर शिंग अब एक गांव में शांत जीवन जीने लगी, जहां वो एक छोटे से नर्सरी गार्डन में काम करती थी। एक रात काम करते हुए उसने देखा कि कुछ गुंडे एक बच्चे को धमका रहे हैं। बिना सोचे उसने उन्हें रोक दिया और आसानी से हरा दिया, लेकिन बच्चे ने धन्यवाद देने के बजाय शिकायत की कि उसने बिना वजह दखल दिया। इसी समय महा अपनी गर्लफ्रेंड को अपने गाँव ले जा रहा था। वो गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि शिंग की सबसे अच्छी दोस्त जीन फेई थी। जो लड़की पहले सिर्फ मजे करती थी अब महा से गहरी जुड़ गई थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि महा, जो हमेशा आलसी और बेफिक्र दिखता था, असल में एक छुपा हुआ अमीर वारिस था। उसका घर इतना बड़ा था कि जीन फेई दंग रह गई। घर किसी महल से कम नहीं था। महा का पिता अब आधिकारिक तौर पर उन्हें घर लाने की योजना बना रहा था, लेकिन महा ने चुपचाप लोकेशन ट्रैक की और बिना बताए उस जगह गया जहाँ शिंग थी। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि वो वहीं है, उसने तुरंत डैन को फोन किया। डैन पूरी रफ्तार से वहाँ पहुंचा। उसे देखते ही उसके मन में तूफान उठ गया। वो सबसे महत्वपूर्ण इंसान को फिर खोना नहीं चाहता था। शिंग भी अंदर से भावुक हुई, लेकिन उसने अपने फैसले को याद करते हुए दूर जाने की कोशिश की। तभी पिछले रात के घायल गुंडे अपने बॉस के साथ बदला लेने पहुंच गए। डैन ने हीरो बनने की कोशिश की, लेकिन पहले ही किक में वो जमीन पर गिर पड़ा। सुंदर तो था, लेकिन लड़ने में बिल्कुल बेकार। ये देखकर शिंग पूरी गुस्सा मोड में चली गई। उसने एक तौलिए को हथियार बना लिया और पलक झपकते ही सारे गुंडों को गिरा दिया। बड़े वाले गुंडे को भी उसने अपने सिग्नेचर सीजर लॉक से मात दे दी। फिर तुरंत डैन की तरफ भागी और घबरा कर पूछा, तुम ठीक तो हो? बाद में दोनों ने दिल से बात की। डैन ने वादा किया कि वो शिंग के फैसले का सम्मान
सम्मान करेगा। फिर उसने उस छोटी लड़की का जिक्र किया जिसने 10 साल पहले उससे मदद मांगी थी। वो लड़की और कोई नहीं, शिंग ही थी। डैन को समझ आया कि शिंग 10 साल से उसका इंतजार कर रही थी और अब उसकी बारी है, वो शिंग का इंतजार करेगा। डैन ने अपनी हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़ दी। जब यांजू ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बस एक हल्की मुस्कान दी और चला गया। यांजू समझ गई कि वो अब कभी भी डैन को वापस नहीं पा सकेगी। उसी रात वो सड़क किनारे बैठे हुए अपनी माँ से कह रही थी कि वो विदेश जाने वाली है। माँ ने मना किया, लेकिन इस बार यांजू का फैसला पक्का था। उधर डैन की माँ को एक अमीर औरत ने फोन किया और बताया कि 3 साल पहले डैन ने सिर्फ यांजू के लिए कंपनी छोड़ी थी। ये सुनकर माँ समझ गई कि वो हमेशा डैन पर गलत दबाव बनाती रही और शिंग ही थी जो हमेशा उसके बेटे का भला चाहती थी। वो भावुक हो गई और समझ गई कि उसकी गलती ने शिंग को कितना दुख पहुंचाया होगा। डैन ने अपना असली सपना बताया, अपने माता पिता का साधारण और खुशहाल जीवन। ये सुनकर माँ की आंखें भर आईं। उसी समय शिंग को उसका एग्जाम क्वालिफिकेशन लेटर मिला। वो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन दिक्कत ये थी कि सर्टिफिकेट सीधे डैन के घर पहुंचा था। उस रात चुपकी से वो डैन के घर अपना सर्टिफिकेट लेने गई। कागज पलटते समय अचानक डैन के माता पिता घर लौट आए। डर के मारे शिंग कोने में छिप गई। छिपी हुई थी, लेकिन जब उसने सुना कि डैन ने नौकरी छोड़ दी है तो वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर से प्रतिक्रिया दे बैठी। उसकी आवाज सुनकर डैन के माता पिता ने उसे वहीं छिपा पाया। माँ चिंता से उसके पास आई और पूछा, शिंग शिंग तुम ठीक हो? ये सुनते ही शिंग के आंसू रुक नहीं पाए। वो बस रोती रही। उधर डैन दुकान पर अकेला था। शिंग के बिना उसके दिन खाली और थके हुए थे। वो 3 दिन और 3 रात लगातार काम करता रहा। एक दिन जब दुकान बंद करने के बाद जब वो थक कर बैठा, उसने देखा कि शिंग शिंग सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही प्यार था जो डैन ने इतने दिनों में महसूस किया था। शिंग धीरे से बोली, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना मिस करती थी? डैन की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें उससे ज्यादा मिस करता था। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दुकान की हर चीज, हर पल मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। शिंग धीरे से बोली, धन्यवाद तुम्हारा इंतजार करने के लिए, मुझे वापस बुलाने के लिए। उसने हिचक कर पूछा, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? शिंग हल्का सा मुस्कुराई और शर्माते हुए बोली, नहीं, मैं पहले तुम्हें गले लगाऊंगी। और वो उसे कसकर गले लगा लेती है। इसी समय महा, जो अब एक प्रोफेशनल मांगा आर्टिस्ट बन चुका था, उनकी कहानी पर एक मांगा बनाया। उसका नाम रखा कन्वीनियंस टोस्टा। और इस तरह डैन और शिंग शिंग की कहानी एक खूबसूरत अंत तक पहुंच गई। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।